जुबैर खान बागी साहब, आप देख रहे हैं बराबर रिक्शा चालकों की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। और दूसरी तरफ इसी का संचालन होता था और स्टेशन जो था तमाम चीजें बंद हो गई है। ऐसे में जो बेरोजगार हैं जो ई रिक्शा चलाते रहे उन लोगों को क्या होगा? ये तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यह सरकार किस तरह की है। ये सरकार अमीरों की सरकार है। उसका बनारस में लक्ष्य है कि ई रिक्शा को खत्म करके बड़े पूंजीपतियों के इलेक्ट्रिक बसों को चलाना, समझ गए। और आज का खेल देखिए, सीपी साहब का आदेश था कि 7 से 10 गाड़ियों को चेक किया जाए, ई रिक्शा को। अच्छा, गाड़ियों को चेक किया गया, जिनके कागज पत्र रोके थे, तो बारकोड नहीं लगे हुए थे, उनसे कहा गया कि आप पुलिस लाइन चलिए, वहाँ बारकोड लगेगा। और उन गाड़ियों को पुलिस लाइन ला के सीज कर दिया गया। तो अभी तक तो मान लिया एक खुलेआम हो रहा था, अब उसके बाद अब धोखाधड़ी भी शुरू हो गई। प्रशासन धोखाधड़ी से, धोखे से लोगों की गाड़ियां सीज कर रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन का स्तर कितना गिर चुका है, कितने हद तक वो जा रहा है। पूरा प्रशासन बनारस का, यातायात विभाग, थाना चौकी, मतलब कोई ऐसा विभाग नहीं है उनके पास कोई काम नहीं बचा। सिर्फ एक काम बचा है, ई रिक्शा पकड़ो, ऑटो रिक्शा पकड़ो, उनको बंद करो, इतना परेशान कर दो कि वो गाड़ी चलाना बंद कर दे। एक ही लक्ष्य है, गरीबों को हटाओ, पूंजीपतियों को लाओ। ऐसे में क्यूआर कोड लगाने के नाम पर जिस तरह से ई रिक्शा सीज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं समस्या तो बढ़ जाएगी। जिसका क्यूआर कोड नहीं लगा है तो वो तो ऐसे ही चलाएंगे। क्यूआर नाम पर भी क्यूआर कोड एक ड्रामा है, एक बेवकूफ बनाने का जरिया है। क्यूआर कोड भी जो इन्होंने लगाया है, उसको भी इस तरह लगाया है कि एक का पेट भरे और दूसरा रोड पर खड़ा रहे। तो कहीं ना कहीं मोटी मोटी बात मैंने बताई, पूंजीपतियों का खेल है, सरकार उन्हीं की है। और पूंजीपतियों की गाड़ियां चलाने के लिए जिस तरह देखिए रेलवे बिक रहा है, एयरपोर्ट बिका, आप गैस ले लीजिए, पेट्रोल, मतलब यहाँ तक सेना के भी कुछ चीजें प्राइवेट हाथों में जा चुकी है। तो ये तो आम जनता है, गरीब है, तो कीड़ा मकोड़ा समझती है सरकार। कीड़े मकोड़े हैं, इनको जब चाहे तब रख दो, जब चाहे तब मार दो। तो कहीं ना कहीं प्रशासन बराबर कह रही है कि हम आपको सुविधा देंगे, सुविधा दे रहे हैं। हाँ, सुविधा मिल रही है। 10 रुपया नगर निगम के नाम पर पूरे बनारस में हर चौराहे पे दवा दवा की वसूली हो रही है, ये सुविधा है। चेकिंग के नाम पर, बारकोड के नाम पर हर जगह वसूली शुरू हो गई। जरा से गाड़ी इधर से उधर हो रही है तो वहाँ लेन देन शुरू हो गया। तो लूट नहीं, ये लूट का जरिया बनाया उन्होंने। और बारकोड के नाम पर चालकों के साथ एक गंदा खेल हो रहा है। बहुत ही, मतलब एक तरह से सोचने की बात है, कौन लोग ई रिक्शा चला रहा है, कौन है? वो लोग हैं जो अपने परिवार का पालन पोषण कर, नौकरी है नहीं, सरकारी नौकरी जो आपने खत्म कर दी, प्राइवेट नौकरियां है नहीं। अगर किसी तरह आदमी अपने पालन पोषण कर रहा है, उसको भी आप करने नहीं देना चाहते। और उसके बाद वो व्यक्ति क्या करेगा, का कुछ उसमें चोर बनेंगे, कुछ डाकू बनेंगे, कुछ आत्महत्या करेंगे, कुछ पलायन करेंगे। तो इससे कुछ अपराध बढ़ेगा, क्योंकि जब रोजगार नहीं होगा तो इंसान अपराधी बनेंगे। भाई, पेट पालने के लिए आदमी किसी हद तक जाता है, ये सारे लोग जानते हो। जब पेट नहीं भरेगा तो आदमी मरता क्या नहीं करता। जब मरने की बात आएगी तो चोरी डकैती लूट का वो हत्याएं भी करेगा है। ऐसे कि ये भी सुनने में आ रहा था कि जो ऑटो चलता है, ऑटो का भी रूट कुछ दिनों में लाने वाले हैं, उसमें भी क्यूआर कोड। ऑटो का रूट ऑटोमेटिक 7 रूट बना, लेकिन वहाँ भी रूट के नाम पे लूट है। जैसे बाबरपुर, चौबेपुर, राजा तालाब, रामनगर, तमाम जगह की परमिट इन्होंने देहात के नाम पर दे रखी है। उन गाड़ियों का भी एक तरह से रूट ही है ना।
उनकी भी कोई व्यवस्था नहीं, कहाँ रोकेंगे, कहाँ से सवारी उठाएंगे, क्या करेंगे। मतलब व्यवस्था के नाम पर जीरो, उत्पीड़न के नाम पर हीरो, ये है बनारस का प्रशासन। तो प्रशासन तो कह रहा है जाम मुक्त बनारस बना रहे हैं। अरे जाम मुक्त बना रहे हैं कि कमीशन युक्त बना रहे हैं? कमीशन युक्त बना रहे हैं। हाँ, कहाँ कमीशन नहीं है? कौन सा ऐसी जगह है जहाँ कमीशन ना चलता हो? पूरा बनारस कमीशन युक्त ये हो गया है। और हर विभाग, यूनियन से लेकर पदाधिकारी, मतलब कोई ऐसा नहीं बचा हुआ है जो कमीशन के चक्कर में ना पड़ा हो। ऐसे में जो नगर निगम के द्वारा जो जगह जगह पर्ची कटती रही, कितनी सुविधाएं पिछले हफ्ते अब तक दी गई है? इस पर बात करना बेवकूफी है। चिनप्पा साहब IS नगर आयुक्त साहब अक्षत वर्मा जी बैठ के कार्यालय में दोनों व्यक्ति ने लिखित आश्वासन दिया कि चुनाव के बाद हम स्टैंड की बनाने की व्यवस्था करेंगे। जब उच्च अधिकारियों का बात का कोई मतलब नहीं है तो इस पर बात करना बेईमानी है। ये लूट जारी रहेगी, ये लूट सबकी मिली भगत से हो रहा है। जैसे में विवेक बागी साहब, अब क्या विषय है, अगला आपका क्या कदम रहेगा? क्योंकि बराबर आप प्रशासन से बात भी करते हैं, हर मुद्दे पर बेबाकी से इंटरव्यू भी दे देते हैं, बराबर प्रशासन को सुझाव भी देते हैं। रूट को लेकर, ग्रेड जोन और रेड जोन को लेकर आपने दिया था, तो अब अगला कदम क्या रहेगा? अभी तो मैं जा रहा हूँ दिल्ली, ठीक है, प्रयास करूंगा कि वहाँ नितिन जी से भेंट हो हमारी, ठीक है। मुझे जितना भी प्रयास करना होगा मैं वो करता रहूंगा, उसमें मैं कहीं पीछे जब तक सांस है तब तक चालकों के हित के लिए, चालकों की व्यवस्था के लिए, चालकों के सम्मान के लिए मैं अपनी लड़ाई, अपना प्रयास जारी रखूंगा। कौन मेरा साथ दे रहा है, कौन मेरा साथ नहीं दे रहा है, इस पर बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरा प्रयास है कि चालकों को बेहतर बनाया जाए, चालकों को व्यवस्थित किया जाए, चालक भी बनारस स्मार्ट सिटी में स्मार्ट की तरह चले, वो प्रयास मेरा जारी रहेगा। आप देखते हैं प्रशासन पूरे बनारस में किसी को टारगेट नहीं करती, केवल मुझे टारगेट करती है। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें टारगेट करता हूँ, तो मेरे पास तो कुछ मिलता नहीं, ना मैं कुछ करता हूँ, कोई ऐसा काम ही नहीं करता हूँ जो संविधान के खिलाफ हो। अब मेरी गाड़ियां हैं, बच्चे चलाते हैं, उस गाड़ियों का सारा पेपर ओके है, तो उसको बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन 2 साल में 90,000 की चलान इन लोगों ने कर दी। 2 साल में 90,000 की चलान? हाँ, तो ये लोग ऐन कौन प्रकरण से मुझे टारगेट तो कर रहे हैं, लेकिन इनसे डरने वाला नहीं हूँ, लड़ूंगा जब तक है, कुछ नहीं होगा। अभी चुनाव हुआ था ना लोकसभा का, वो है ना ताकत हम लोगों का साथ, आने दीजिए 2027 का चुनाव, हम बताते हैं तीनों विधायकों को शहर के। ऐसे में कई संगठन में आप रहे हैं और काम किए हैं, आप प्रवीण काशी जी के साथ भी रहे हैं, तो फिलहाल अभी किस संगठन के नेतृत्व में आप समस्याओं का समाधान लेके जा रहे हैं? प्रवीण काशी जी अच्छे व्यक्ति, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन जो लोग उनके साथ थे यहाँ पे, तो उनको राय देने वाले लोग थे, वो उनको राय सही नहीं दी। इससे नुकसान क्या हुआ? नुकसान हमारे चालकों का हुआ। आज 2 महीने से चालक हमारा परेशान है, जबकि कोर्ट गए हुए हैं, अगली तारीख 29 तारीख को पड़ी हुई है, कोर्ट ने जवाब सरकार से और जिला प्रशासन दोनों से मांगा है। अब देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं, लेकिन फिर भी वो लड़ रहा है, अपनी जितनी भी क्षमता है, जो भी हुआ, सही हुआ गलत हुआ, जो भी हुआ, कम से कम बनारस में भूचाल लाने का काम तो उसने किया। इतने लोगों को रोजी रोटी जो अवैध ढंग से चले, उस रोजी रोटी को तो उसने एक तरह से सीमित करने का काम किया। तो प्रवीण काशी का न मैं समर्थन कर रहा हूँ, न विरोध करता हूँ। ऐसे व्यक्ति का जो काफी लोगों की हक की आवाज लड़ा है, उठा रहा है, तो आप उनके साथ क्यों नहीं है? देखिए, साथ इसलिए है कि वो भी एक अपने आप को नेता मानते हैं, मैं भी अपने आप को एक नेता मानता हूँ, तो एक म्यान में 2 तलवारें नहीं है भाई। मैं उनकी तरह नहीं चल सकता, वो मेरी तरह नहीं चल सकता, तो सोच का, विचार का डिफरेंस है, इसलिए हम लोग साथ काम नहीं कर पा रहे।
बाकी लड़ाई दोनों की एक है, उनकी भी लड़ाई चालकों के सम्मान अधिकार की, मेरी भी लड़ाई, लेकिन तरीका रास्ते अलग अलग है। इसलिए हमारी उनकी चला 3-4 महीना में उनके साथ रहा, उनको पूरी चीजों को समझाया, लेकिन शायद वो उनकी विचारधारा मेरी विचारधारा नहीं मिल पाई। तो इसलिए मुझे उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। वो लड़ाई लड़ रहे हैं, चालकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ जरूरत होगी मैं उनका सहयोग और समर्थन करता रहूंगा, लेकिन साथ में चलना मुश्किल है क्योंकि विचारधारा मेल नहीं खा रही। देखिए जिस तरह से वो इस सरकार में, ये जो वर्तमान सरकार है, यहाँ आंदोलन का मतलब कुछ नहीं। किसान आंदोलन किया साल भर तक आंदोलन, झूठा वादा करके किसानों का आंदोलन खत्म किए, खत्म खा के हुआ ना माफी मांग के, लेकिन क्या जो वादा आंदोलन के बाद खत्म हुआ था उस वादे को सरकार ने पूरा किया? तो ये सरकार फंसती है तो झूठे वादे करके आंदोलन को खत्म कर देती है, लेकिन वादे को पूरा नहीं करती। इसलिए आंदोलन में समय करना बेकार है। न्यायपालिका है, संविधान है, वहां पे काम करे, वरना उसके बाद तो वोट का अधिकार है ही है, सबसे बड़ा अधिकार। उसकी ताकत दिखाइए, इनकी हैसियत, इनकी औकात पता चल जाएगी। क्या लगता है आने वाले रहेंगे? हाँ, अरे दिखा चुके हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में ताकत दिखा चुका गया है। किसी को दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन दिखा चुके हैं ताकत। और इस बार तीनों विधानसभा से हारेंगे, तीनों विधानसभा से हारेंगे। और इसको अगर विधायक हमारे जो तीनों हैं, जायसवाल जी और श्रीवास्तव जी और त्रिपाठी जी, उनके पास पहुंचे तो इसको संज्ञान मिले और चालकों के लिए कुछ बेहतर करे तो उनकी विधायकी बच जाए, वरना आने वाले दिन उनकी विधायकी जाने वाली है, याद रख ले। चले मैं तो कहा ना कि जब तक सांस है तब तक आवाज रहेगी, डरने वाला नहीं। अभी एसटीएफ ने मुझे उठाया, थाने चौकी ने बैठाया, तो किस आधार पे क्या कर रहा हूँ मैं? और लोग कह रहे कि आप ये करो, अरे मैं तो करता हूँ, खुलेआम करता हूँ, चोरी छिपे मेरा कोई आज तक काम नहीं हुआ है। डंके की चोट पे करता हूँ और जो करना चाहता हूँ उसको करके दिखाता हूँ, जिसे रोकना और रोक लिया। और बनारस के कुछ यूनियन को भी मेरा चैलेंज है, कुछ सुधर जाए, वरना उनका अस्तित्व भी अब खत्म होने वाला है। बिल्कुल। क्या यूनियन का मुद्दा क्या है और क्या नाम दिए हैं? नहीं, सवाल लोग कह रहे थे कि मैं जैसे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे बड़े बड़े पोस्टों पे हूँ, और शायद जितने यूनियन में संगठन होंगे, संगठन में पद होंगे, उतने पदों की जिम्मेदार, उतने संगठनों में मैं काम करता हूँ। तो लोगों ने सवाल किया कि आप जिले के कोई पदाधिकारी नहीं तो आप कैसे? तो अब मैं जिले का पदाधिकारी बनने जा रहा हूँ। हाँ, और एक संगठन का नहीं, कई संगठनों का जिले का पदाधिकारी बनूंगा। हाँ, लोग एक संगठन के लिए कूद रहेगा, मैं दोनों संगठन का जिले का पदाधिकारी बनूंगा। और 1 घंटा लगता है मुझे पदाधिकारी बनने, क्योंकि सारी चीजें मेरे हाथ में। अगर प्रदेश अध्यक्ष है तो मैं जिलाध्यक्ष बना सकता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो जिलाध्यक्ष बना सकता हूँ, पूर्वांचल अध्यक्ष हो तो पूर्वांचल के जिलों में जिलाध्यक्ष बना सकता हूँ। तो वो तो मेरे हाथ में है, कितने को मैं जिलाध्यक्ष बनाऊँ, कितने को बना चुका हूँ, कितने जिलाध्यक्ष घूम रहे हैं, सबको मैंने जिलाध्यक्ष बनाया। ये कोई नकार नहीं सकता, सभी को प्रमाण पत्र मैंने दिया। बाद में वो अलग अपनी संस्था बना ले, अपना इंजन बना ले, लेकिन जिलाध्यक्ष मैंने भी उनको। हाँ, ऐसे में अगला तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, 12 को मेरी वापसी होगी, ठीक है। अब 12 के बाद आके देखते हैं, हो सकता है प्रशासन को कुछ समझ आ जाए, हो सकता है हमारे विधायकों को कुछ समझ में आ जाए, चालकों के लिए अच्छा काम करें तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो हम चाहते हैं वो करेंगे तो यही लोग, करूंगा तो मैं नहीं ना, रोड पे करना इन लोग के हाथ में। अगर ये लोग करना शुरू कर दे तो मेरा काम खत्म, मैं चुपचाप घर बैठूं। क्या जरूरत है मुझे चिल्लाने की? क्या जरूरत है दिल्ली लखनऊ जाने की? घर बैठू का मेरा परिवार नहीं है, दिल्ली लखनऊ जाने में पैसा नहीं लगता है, कहाँ से आता है? तो मैं अपने से मैनेज करता हूँ, तो मेरा ऐसा बचेगा। तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बनारस है, प्रधानमंत्री जी का स्मार्ट सिटी के नाम से हर जगह बोर्ड लगा हुआ है, स्मार्ट सिटी में आपका स्वागत है। तो अंदर घुसो तो बदमाश सिटी नजर आती है, तो बदमाश को स्मार्ट बनाओ। ठीक है। जी भाई, हम बाकी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।